आईपीएम इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज के छात्रों सुप्रभात। हिंदी आइलैंड की लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं मिसेस शालिनी श्रीवास्तव, आपकी हिंदी की अध्यापिका, आज आपको हिंदी भाषा के अंतर्गत अर्थात हिंदी लैंग्वेज के अंतर्गत संज्ञा का अध्ययन करवाऊंगी। संज्ञा हम पिछले लाइव क्लास में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन उसको विस्तृत रूप में आज हम यहाँ पे समझेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं संज्ञा से। जैसा कि पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा है, आप कक्षा 1 से पढ़ते आ रहे हैं संज्ञा अर्थात नाउन के बारे में, कि जो नाम वाले शब्द होते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा की जो परिभाषा है वो क्या है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। मतलब इनको हम जिन नामों से पुकारते हैं वो संज्ञा कहलाते हैं। आइए संज्ञा का एक विस्तृत रूप यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। संज्ञा किसी भी व्यक्ति या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम ये जो पिक्चर है इसको देखेंगे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे व्यक्ति के रूप में विवेकानंद जी की एक फोटो लगी हुई है और साथ ही साथ स्थान में ताजमहल की पिक्चर लगी हुई है और वस्तु के रूप में हमारे पास कप है और भाव के रूप में एक बच्चा रोते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो व्यक्ति है, जो विवेकानंद जी हैं, वो कौन है? एक व्यक्ति है। विवेकानंद उनका क्या है? एक विशिष्ट नाम है। उस व्यक्ति को किस नाम से पहचाना जाए, ये उनका जो विवेकानंद है ये उनका विशिष्ट नाम है जिस नाम से वो इस संसार में पहचाने जाते हैं। तो जो विवेकानंद हुआ वो क्या हुआ? संज्ञा हुआ। एक व्यक्ति का नाम हुआ इसलिए ये संज्ञा हुआ। ठीक इसी तरीके से देखते हैं कि वस्तु में हम यहाँ पे देख रहे हैं, हमारे पास जो पिक्चर है उसमें कप है, कप के साथ साथ एक बोर्ड भी है। ठीक है, तो ये हमारा किस में आएगा कि ये कप जो भी वस्तु का नाम है तो ये भी एक संज्ञा है। अब यहाँ पे भाव, बच्चा क्या कर रहा है? उसका रो रहा है, उसको रुलाई आ रही है, वो रो रहा है, तो उसका भाव यहाँ पे क्या है कि वो रो रहा है यहाँ पे। तो इसलिए जो भी भाव है वो भी भाव का जो नाम है वो भी संज्ञा के रूप में होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के ये 3 भेद होते हैं और जो समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा, कुछ विद्वानों ने 5 संज्ञा के भेद भी बताए थे, परंतु वो जो 2 द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा है वो जातिवाचक के अंतर्गत भी आते हैं। चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि व्यक्ति के विषय में बताने वाली संज्ञा, यानी कि ऐसे शब्द जिन शब्दों से किसी भी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान और वस्तु का पता चलता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भी हमने पिछली जो पिक्चर देखी है जिसमें विवेकानंद जी थे, ताजमहल था और कप था और एक बच्चा था। ठीक है, तो उसमें आपने देखा कि जो विवेकानंद जी हैं वो कौन है? व्यक्ति हैं, पर वो एक विशेष व्यक्ति हैं, उनका एक नाम है विवेकानंद। तो जो उनका ये विशेष नाम है वो किसके अंतर्गत आएगा? व्यक्तिवाचक के अंदर। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, मैं कौन हूँ? आपकी शिक्षिका। आपकी बहुत सारी शिक्षिकाएं हैं, ठीक है, लेकिन हर शिक्षिका का अपना अपना एक नाम है, उस नाम से उनकी पहचान होती है। तो वो जो विशेष नाम होता है वो ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे कि मैं भी एक शिक्षिका हूँ, आप मुझे किस नाम से पहचानते हैं? आप जैसे मुझे जानते हैं कि मैं मिसेस शालिनी श्रीवास्तव हूँ, तो मेरा नाम शालिनी है। तो शालिनी क्या हुआ? ये मेरी मतलब स्त्री होने की पहचान है, मैं एक स्त्री वर्ग से हूँ, और लेकिन मेरा एक विशेष नाम है, उसमें से मुझे कैसे पहचाना जाएगा? शालिनी के नाम से। तो शालिनी मेरा कैसा हुआ? विशेष नाम हो गया। इसलिए ये शालिनी यहाँ पे क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ।
इसी तरीके से पिछली जो फोटो थी उसमें आपने जब देखा था कि इसमें जब आपने देखा यहाँ पे स्थान एक दिया गया है जिसमें आपको ताजमहल दिखाई दे रहा है। ताजमहल क्या है? एक इमारत है, ठीक। लेकिन उस इमारत का भी एक विशेष नाम है, ताजमहल। तो ताजमहल भी किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। इसी तरीके से हम वस्तु पे आते हैं। वस्तु में यहाँ पे आप देखिए एक कप रखा है। कप कौन से रंग का कप है? लाल रंग के कप, तो लाल रंग का कप है, ठीक है। तो ये लाल रंग का, अगर हमने उसको कह दिया वो लाल रंग का कप, तो लाल रंग, उसका लाल रंग का कप क्या हो गया? उसका विशेष नाम हो गया। इसलिए यहाँ पे भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, ठीक है। अब भाव में भी आप देखिए, भाव में बच्चे को क्या हो रही है? रुलाई छूट रही है, तो रुलाई भी यहाँ पे क्या है? संज्ञा ही है, ठीक। अब हम आ जाते हैं अपनी दूसरे भेद पे, जातिवाचक संज्ञा पे। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको समझ में आई गई होगी, क्योंकि जैसे हर क्लास में भी क्या होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है, सभी छात्र हैं, पर सभी छात्रों का अपना एक विशेष नाम है। तो वो जो विशेष नाम है उनका, वो क्या है? वही व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। उस इतने सारे छात्रों के समूह में अगर हम किसी एक भी छात्र को उसके नाम से पुकारते हैं तो वह नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है, ठीक। अब हम आ जाते हैं जातिवाचक संज्ञा पे। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से वस्तुओं के, प्राणियों, पदार्थों, स्थानों आदि की पूरी जाति का पता चलता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, पक्षी, साधु आदि, ठीक है। अब जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले यही बताया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है कि एक कक्षा के अंदर बहुत सारे छात्र होते हैं, तो बहुत सारे छात्र में से कोई एक व्यक्ति, उसका जो नाम होता है, विशेष नाम, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। लेकिन जब उन सारे वो जो छात्र है, उन छात्रों के समूह को हम क्या कहेंगे? जातिवाचक समूह कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है। यानी कि किसी भी वस्तु का जो समूह है या वर्ग है, वो किसके अंतर्गत आएगा? जाति के अंतर्गत, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जैसे लड़का है, तो लड़के के अंदर जो लड़का क्या है, वो किसका प्रतिनिधित्व करता है? लड़के के जाति का प्रतिनिधित्व कर रहा है, ग्रुप का प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ये जातिवाचक संज्ञा है। पक्षी बहुत सारे होते हैं, गौरैया होती है, मैना होती है, तोता होते हैं, लेकिन वो आते किस वर्ग के अंदर है? पक्षी वर्ग के अंदर। तो जो वर्ग जिस वर्ग के अंतर्गत ये आते हैं, वो उनकी जाति हुई, तो ये पक्षी यहाँ पे क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब जैसे अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि हम आपकी बहुत सारी शिक्षिकाएं हैं, ठीक है। तो हम सब शिक्षिकाएं किस वर्ग में आते हैं? शिक्षिका के वर्ग में आते हैं। तो जो हमारा शिक्षिका का जो वर्ग हुआ, वो किस में आएगा? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। और ज्यादातर आपकी जो शिक्षिकाएं हैं वो स्त्री वर्ग से आती हैं, तो वो जो स्त्री वर्ग है उनका, वो क्या है? जाति है उनकी, इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। मुझे आशा है कि आपको जातिवाचक संज्ञा समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से हम अब जो सबसे महत्वपूर्ण आपके एग्जाम में आने वाला, यानी कि आप 6th क्लास से लेकर के आपका 10th क्लास तक भाववाचक संज्ञा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ये 10th क्लास तक में आती है और बार बार पूछी जाती है, ठीक है। तो इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। मैंने पिछली कक्षा में भी आपको बताया था कि आपके कोर्स में भाववाचक संज्ञा सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे आपको पढ़ना है। मैंने आपकी बुक में भी निशान लगाया था, और उसमें भी आपको यही जो आपको चैप्टर PDF अपलोड किया है, उसमें भी आपको यही बताया था कि आपको व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के विषय में तो पता होना चाहिए, लेकिन आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो संज्ञा है वो है भाववाचक संज्ञा। आइए इसे समझ लेते हैं, क्योंकि इसे समझना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे जरूर आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए समझते हैं भाववाचक संज्ञा, ठीक। ये संज्ञा का तीसरा भेद होता है, और इसमें क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से प्राणियों, व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के गुण, दोष,
कार्य, दशा और भावों का पता चलता है, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पे दिया हुआ है सजावट, दोस्ती, बचपन आदि। ये सजावट, दोस्ती, बचपन, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा। अब इसको हम सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं कि भाववाचक संज्ञा होती क्या है। भाव क्या होते हैं? भाव वो होते हैं जो हम फील करते हैं, जो हम महसूस करते हैं, जिसका हम अनुभव कर सकते हैं, जिसकी अपनी कोई शक्ल नहीं होती है, हम उसे छू नहीं सकते, ठीक है, और ना ही कोई उसको ना ही कोई उसकी पिक्चर बता सकते हैं आपको, सिर्फ हम उसको भावों को महसूस कर सकते हैं। तो जिन भावों को महसूस किया जाता है या अनुभव किया जाता है, उसी को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो जो संज्ञा है, जो भाववाचक संज्ञा है, वो उसको जो परिवर्तित किया जाता है वो कई प्रकार से किया जाता है। कभी कभी बहुत सारे जातिवाचक शब्द होते हैं जिनको हम भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करते हैं। बहुत सारे क्रिया के ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हम भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करते हैं। विशेषण के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको कि भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करना होता है। इसके अलावा आपका सर्वनाम के और इसके अलावा आपके अव्ययी भाव के जो भी शब्द होते हैं वो भी भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित किए जाते हैं। अब वो परिवर्तित करके कैसे आपके सामने प्रस्तुत होते हैं और आप साथ ही साथ उसे कैसे, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इन शब्दों की भाववाचक संज्ञा लिखिए, तो सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि वो जो शब्द है वो किसके हैं, जातिवाचक हैं, विशेषण हैं, क्रिया हैं, सर्वनाम है। और फिर जब आप उसको अच्छे से समझ लेंगे तो आप बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं कि उसे भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित कर सकते हैं। आपकी जो किताब है उसमें बहुत सारे ऐसे भाववाचक संज्ञा की एक हेडिंग है भाववाचक संज्ञा की रचना। उसके अंतर्गत जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है और सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है, विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है, ये सारे उसमें दिए हुए हैं। ठीक है, आइए हम यहाँ पे कुछ शब्दों का पहले अध्ययन करते हैं। एक बात हमेशा दिमाग में बैठा लीजिएगा या कहीं नोट कर लीजिएगा कि जो भाववाचक संज्ञा होती है उसको हम किसी भी पिक्चर या किसी भी चित्र के माध्यम से नहीं प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि भाव जो होते हैं वो हमारे अंदर के होते हैं, हमारे भीतरी जो भाव होते हैं, जो फीलिंग्स होती है, जो इमोशंस होते हैं, उन्हीं को भाव कहते हैं। ठीक है, तो इसका कोई वैसा कोई रूप, आकार, प्रकार नहीं होता है, ये सिर्फ अनुभव के आधार पर होती है, इसीलिए इसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि एक शब्द हम ले लें, सुंदर। ठीक है, तो सुंदर जो है, जैसे हम कहते हैं कि ये फ्रॉक बहुत सुंदर है, वो देखने में बहुत सुंदर सुंदर है, पर उसकी सुंदरता, उसके पीछे का जो भाव है सुंदरता, वो तो हमारी आंखें देख रही है ना। तो वो जो भाव हमने उसका महसूस किया, उसकी सुंदरता जो हमने महसूस की, अनुभव की, वही भाववाचक संज्ञा होगी। ठीक है, तो आइए हम आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए भाववाचक संज्ञा यहाँ पे बनाने के लिए लिखा है, जिसमें जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। मनुष्य क्या है? मनुष्य जो शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा का शब्द है। ठीक है, जब हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो मनुष्य का यहाँ पे क्या हो जाएगा? मनुष्यता। मित्र, मित्र भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। मित्र से बनाएंगे तो अब भाववाचक उसका क्या होगा? मित्रता। प्रभु, प्रभु भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा, और इसका जब भाववाचक किया तो प्रभुता। बच्चा, बच्चा भी क्या है? एक विशेष जाति का ही प्रतीक है शब्द, तो यहाँ पे बच्चे से क्या बच्चा से क्या हो जाएगा? बचपन हो जाएगा। ठीक है, फिर अब यहाँ पे शत्रु, तो शत्रु से शत्रुता। समाज से सामाजिकता। मूर्ख से मूर्खता। तो ये जितने हैं ना, मनुष्य, मित्र, प्रभु, बच्चा, शैतान, शत्रु, समाज, मूर्ख, ये सब कैसे शब्द हैं? ये सब जातिवाचक शब्द हैं। और इनसे जो ये शब्द बने हैं, मनुष्यता, मित्रता, प्रभुता, बचपन, शैतानी, शत्रुता,
सामाजिकता, मूर्खता, ये सब उनके भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं। किसी भी मनुष्य के अंदर किस भाव का होना अत्यंत आवश्यक है? मनुष्यता का, इंसान के अंदर इंसानियत का भाव होना आवश्यक है। तो ये जो भाव है जो उसके अंदर मौजूद है, उसी को हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए, अब अभी आपने यहाँ पे देखा कि जातिवाचक संज्ञा से हमने कैसे भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित किया। अब हम देखते हैं यहाँ पे आगे हम चलते हैं सर्वनाम से कैसे भाववाचक संज्ञा बनाए। सर्वनाम कौन कौन से जैसे है यहाँ पे हमारे पास, आप देखेंगे सर्व, माँ, पराया, अपना, निज। ठीक है, इसके अलावा भी आपकी जो किताब है उसमें अपना, पराया, स्व, आप, मम, निज, अहम, सर्व, एक, इतने शब्द दिए गए हैं जो सर्वनाम के हैं और उससे क्या बनाई गई है? भाववाचक संज्ञा बनाई गई है। अब देखिए यहाँ पे सर्व है, तो सर्व से क्या हो जाएगा? जो भाववाचक बनेगी वो सर्वस्व, माँ से ममता या ममत्व, पराया से परायापन, अपना से अपनापन, निज से निजत्व। ठीक है, इसके अलावा जो आपके किताब में दिए हुए हैं, जैसे आपका क्या होगा? आपा। ठीक है, मम का ममत्व किताब में भी दिया हुआ है, निज का निजता। ठीक है, और एक का एकत्व या एकता। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे, आप देखेंगे विशेषण। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब विशेषण जो शब्द है जैसे अच्छा, सुंदर, शीतल, सफल, कायर, चतुर, निर्बल, भला, तीखा, मीठा, अमीर। अब अच्छा एक क्या शब्द, कैसा शब्द है? विशेषण शब्द है। जब हम उससे भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? अच्छाई। सुंदर का क्या होगा? सुंदरता। शीतल का शीतलता। सफल का सफलता। कायर, कायर कैसा शब्द है? ये भी विशेषण शब्द है, और जब हमने उसको भाववाचक में परिवर्तित किया तो वो हो जाएगा कायरता। चतुर का चातुर्य या चतुराई। निर्बल का निर्बलता। भला, भला का भलाई। तीखा का तीखापन। मीठा का मिठास। अमीर, अमीर। ठीक है, अब जब जैसे यहाँ पे हम एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं, जैसे मीठा, तो जैसे आम बहुत मीठा है, लेकिन जब हम उसे खाएंगे तो उसकी मिठास को तो हम अनुभव करेंगे ना, तो जो हमने अनुभव किया वही भाव बन जाता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्रिया के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्रिया जो है, क्रिया से जो भाववाचक, क्रिया में आप देखेंगे कि जो भी आपकी जो क्रिया होती है उसके अंत में ना लगा होता है, जैसे पढ़ना, खोजना, सीना, जितना, रोना, पढ़ना, लड़ना, पढ़ना, चलना, ये सब क्या है? खेलना। ये सब क्या है? क्रिया के शब्द हैं। क्रिया के शब्द की पहचान में आप ये देख लेंगे कि उसके आखिर में न या ता लगा रहता है। ठीक है, तो अब जब हमने उसको भाववाचक में परिवर्तित किया, पढ़ना को जब हमने भाववाचक में परिवर्तित किया तो क्या शब्द आया वापस? पढ़ाई। खोजना का खोज, सीना का सिलाई, जीतना का जीत, रोना का रुलाई, लड़ना का लड़ाई, पढ़ना का पढ़ाई, चलना का चाल या चलन, खेलना का खेल। तो ये कुछ जो शब्द थे जो क्या कहते हैं, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बने। ठीक है, इसके अलावा भी और भी जो शब्द हैं आपके किताब के, वो अव्ययी भाव के, वो मैं आपको समझाती हूँ। अब देखिए यहाँ पे अभी तक हमने कौन कौन से जो भाववाचक संज्ञा देखी है, किन किन से बनी है भाववाचक संज्ञा। जैसे जातिवाचक से हमने बनाई भाववाचक संज्ञा, क्रिया से बनाई, सर्वनाम से बनाई, विशेषण से बनाई। अब एक और हमारे पास है शब्द अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। अव्यय अर्थात अविकारी शब्द भी कहा जाता है। ऐसे शब्द जिनका कोई रूप परिवर्तन नहीं होता है। रूप परिवर्तन अर्थात वो लिंग या वचन के आधार पर परिवर्तित नहीं किए जाते हैं, उन्हें अव्यय शब्द कहते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमारे पास एक शब्द है ऊपर, तो ऊपर का अगर हम भाववाचक शब्द बनाएंगे तो वो होगा ऊपरी। दिक का धिक्कार। यहाँ पे ये जो नीचे का होगा नीचाई। ये शब्द यहाँ पे काटा गया था पर ये शब्द यहाँ पे सही है। शीघ्र का शीघ्रता। बाहर का बाहरी। समीप का
सामीप्य। ठीक है, तो ये कुछ अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाई गई है, तो इन्हें आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, एक एक शब्द को पढ़िएगा और साथ ही साथ उसका जो भाववाचक संज्ञा है उसे भी देखिएगा। जब आप रोज इसका अभ्यास करेंगे तो ये धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगी और आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। इसके अलावा बहुत सारी इसमें अभ्यास भी थे किताब में, जैसे मैंने आपने देखे होंगे, इसमें मैंने आपके बहुत सारे जो अभ्यास थे किताब वाले वो भी आपके पीछे करके दिए हैं। देखिए जैसे यहाँ पे दिया गया है, दिए गए शब्दों के भाववाचक रूप लिखिए। यहाँ पे देखिए शब्द क्या है, राष्ट्र। तो अब जैसे आप राष्ट्र देखेंगे तो राष्ट्र कैसा शब्द है, जातिवाचक है। तो जातिवाचक जब शब्द यहाँ क्या हो गया, जातिवाचक जो शब्द है उसको हमें भाववाचक बनाना है। तो जातिवाचक शब्द हमारे पास है राष्ट्र, तो उसका जो भाववाचक संज्ञा होगी वो क्या हो जाएगी, राष्ट्रीयता। लूटना, लूटना देखिए ना लगा है आखिरी में, इसमें ये क्या है, क्रिया है, क्रिया का शब्द है, तो लूटना का क्या हो जाएगा, लूट। सेवक, सेवक क्या है, सेवक भी एक जातिवाचक शब्द है, तो सेवक का क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेवा। सेवक के अंदर कौन सा भाव होगा, सेवा का भाव होगा ना, तो इसलिए यहाँ पे जो भाववाचक संज्ञा होगी वो क्या होगी, सेवा। पूजना, पूजना ये भी एक क्रिया शब्द है, तो इसका क्या होगा, पूजन। ठीक, बच्चा ये भी जातिवाचक शब्द है, इससे बचपन बनेगा। खामोशी, खामोश है तो खामोश का क्या हो जाएगा, खामोशी हो जाएगा। ठीक, और ये खामोश क्या है, ये एक विशेषण शब्द है और इससे क्या बने, इससे जो भाववाचक बनेगा वो खामोशी बनेगी। स्तब्ध, स्तब्धता। सफल, सफलता। हिंसक, हिंसा। चतुर, चतुराई। स्वतंत्र, स्वतंत्रता। मुक्त का मुक्ति। नारी का नारित्व। ऊपर का ऊपरी और प्रभु का प्रभुता। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे शब्द दिए गए थे जिससे आपको भाववाचक संज्ञा बनानी थी। ठीक है, नए मतलब भाववाचक संज्ञा के शब्द बनाने थे। इसी तरह से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दिए गए शब्दों से आप भाववाचक, दिए गए शब्दों के भाववाचक रूप लिखिए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि वो शब्द कौन से हैं, कि जातिवाचक हैं, क्रिया है, विशेषण है, तो आप आसानी से भाववाचक संज्ञा का जो रूप है वो परिवर्तित करके लिख पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही ध्यानपूर्वक पूरे पाठ को पढ़ना होगा, समझना होगा। ठीक है, तो बहुत जल्दी से एक छोटा सा रिकैप करते हैं। संज्ञा, संज्ञा का क्या मतलब होता है, किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु और भाव के जो नाम होते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, वस्तु या भाव के विशेष नाम को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसी भी वर्ग विशेष या किसी समूह को जो शब्द प्रदर्शित करते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जैसे कि लड़का, बच्चा, बूढ़ा, साधु। ठीक है, तो ये शब्द कैसे शब्द हैं, ये जातिवाचक संज्ञा के शब्द हैं। इसके अलावा हमारा सबसे महत्वपूर्ण संज्ञा कौन सी है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, वो संज्ञा शब्द जिन्हें हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, जिन्हें हम कोई आकार, प्रकार, रूप नहीं दे सकते हैं, जिन्हें हम अपने अनुभव द्वारा प्रदर्शित करते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि मनुष्यता, ठीक है, सेवा, राष्ट्रीयता, बचपन, ये सब शब्द कैसे हैं, भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं। और जो भाववाचक संज्ञा के जो शब्द हैं उनको हम किन किन शब्दों के माध्यम से बना सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। ठीक, इसके अलावा विशेषण से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। क्रिया शब्दों से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। सर्वनाम शब्दों से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा अंतिम था वो था अव्यय। अव्यय शब्दों से भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। यहाँ पे हम देखिए दूसरा जो हमारा अभ्यास है उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे लिखा हुआ है, दिए गए शब्दों के भाववाचक संज्ञा रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, रिक्त स्थान दिया गया है और एक वाक्य लिख करके उसमें एक जगह छोड़ दी गई है और वहां पे आपको कोष्टक में दिया गया है शब्द। ठीक है, शब्द यहाँ पे दिया गया है शिक्षक। ठीक, तो शिक्षक शिक्षक क्या किस तरह का कार्य करता है, उसके अंदर किस चीज का भाव होता है, शिक्षा का भाव होता है। तो इसलिए यहाँ पे आप ध्यान से पढ़िएगा, इसमें जो वाक्य है वो है आज देश में, ठीक है, डैश के स्तर को उठाना आवश्यक हो गया है। और उसके बगल में जो आपको शब्द दिया गया है वो शिक्षक। तो शिक्षक को अगर हम, शिक्षक कैसा है, जातिवाचक संज्ञा का शब्द है और उसको जब हम भाववाचक में बनाएंगे तो यहाँ पे जो भाव आएगा वो शिक्षा हो जाएगा। तो आज देश में शिक्षा के स्तर को उठाना आवश्यक हो गया है। ठीक, इसी तरीके से दूसरा है, उसके स्वभाव की सरल ही सबको आकर्षित करती है। सरल यहाँ पे क्या है, ठीक है, सरल यहाँ पे विशेषण शब्द है। तो विशेषण शब्द से अगर हम भाववाचक बनाते हैं तो सरल का क्या हो जाएगा, सरलता। यानी कि हमारा जो पूरा वाक्य शुद्ध होकर के बनेगा वो होगा, उसके स्वभाव की सरलता ही सबको आकर्षित करती है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम दूसरी और देखते हैं इसमें आगे। ठीक, जैसे राहुल रमेश की डैश कभी नहीं छोड़ सकता और आपके कोष्टक में शब्द दिया गया है मित्र। मित्र जातिवाचक संज्ञा है, मित्र से क्या शब्द बनेगा, अभी हमने आपको बताया भी था, क्या बनेगा, मित्रता। ठीक है, तो राहुल रमेश की मित्रता कभी नहीं छोड़ सकता। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं, आज सभी तरह की डैश मशीनों से हो जाती है। बुनना, बुनना शब्द है क्रिया शब्द। ठीक, क्रिया से हम भाववाचक बनाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, बुनना का हो जाएगा बुनाई। आज सभी तरह की बुनाई मशीनों से हो जाती है। ठीक, फिर है, हमारे देश में प्रत्येक प्रांत का डैश भिन्न भिन्न है। पहनना, पहनना भी क्या है, क्रिया शब्द है। तो इसका जब हमने भाववाचक शब्द बनाया तो क्या बनेगा, पहनावा। हमारे देश में प्रत्येक प्रांत का पहनावा भिन्न भिन्न है। ठीक, अब अंतिम वाले वाक्य पे आते हैं, एक कमीज की सिलाई एक कमीज की डैश 400 रुपए है। तो सीना, सीना शब्द भी यहाँ पे कैसा शब्द है, क्रिया शब्द है। क्रिया से हमने उसको भाववाचक में जब परिवर्तित किया तो वो हो गया सिलाई। तो एक कमीज की सिलाई 400 रुपए है। तो ये आपने यहाँ पे कुछ अभ्यास भी जो मैंने ऑलरेडी करके रखे हुए थे और आपके चैप्टर पीडीएफ में भी लगाया हुआ है, इसे आप अपनी, अगर आपके पास बुक है तो आप इसे अपने बुक में कर लीजिएगा। अगर आप में से बहुत से बच्चे जिनके पास बुक ना हो तो कृपया करके आपने जो भी उत्तर पुस्तिका बना के रखी है हिंदी की, उसमें अपनी पाठ का नाम लिख करके इन अभ्यासों को जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही साथ जो भाववाचक संज्ञा के शब्द दिए हैं उनका लिख कर अभ्यास अवश्य कीजिएगा। लिख के अभ्यास मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसे जो आपको लाभ होगा वो ये होगा कि अगर आप लिख के करेंगे तो आपकी जो वर्तनी यानी स्पेलिंग की जो त्रुटियां हो जाती हैं वो नहीं होंगी, और साथ ही साथ आपको याद भी हो जाएगा कि कैसे हम शब्दों को भाववाचक संज्ञा के रूप में बना पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ये जो संज्ञा पाठ है यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, यहाँ ये कंप्लीट हो गया। पहले भी पिछली कक्षा में भी मैंने आपको संज्ञा समझाया था और इस कक्षा में भी मैंने आपको विस्तृत रूप में संज्ञा समझा दी है। तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा इस पाठ को। ठीक है, और जो भी अभ्यास है उसे करने का प्रयास कीजिएगा, अपनी कॉपी में करिएगा, उसे सॉल्व कीजिएगा। लेकिन उसके बावजूद भी हो सकता है कि इतना कोई ऐसी चीजें हैं जो आपको ना समझ में आ रही हो, संज्ञा में भाववाचक संज्ञा ना समझ में आए, या कोई भी ऐसी चीज है जो आपको नहीं समझ में आती है, कुछ डाउट रह जाते हैं, तो आप उसे क्या करिएगा, आप उसे नोट कर लीजिएगा अपने पास। और जब हम फिर कक्षा में मिलेंगे लाइव क्लास में तो आपके जो भी डाउट्स है वो वहां पे क्लियर कर दिए जाएंगे। आप पूछिएगा, मैं उसका उत्तर देकर के उसका समाधान कर दूंगी, जिससे आपको ये पाठ पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। क्योंकि अब दूसरी जो लाइव क्लास होगी उसमें ये चैप्टर रिपीट नहीं होगा, आपके जो भी डाउट्स है उनका मैं समाधान वहां पे कर दूंगी।
तो इसलिए अगर आपको कोई भी समस्या आती है, पाठ पढ़ रहे हैं और पढ़ने में आपको लगता नहीं ये मुझे नहीं समझ में आया, तो आप तुरंत उसे कहीं अपने पास नोट डाउन कर लीजिए और हमारी जो अगली कक्षा होगी, लाइव क्लास होगी, उसमें आप उसका समाधान मुझसे पूछ लीजिएगा। तो मुझे आशा है कि आपको ये पाठ पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा और जब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा या टेस्ट में पूछा जाएगा तो आप इसे अच्छे से कर पाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी ये कक्षा यहाँ पे समाप्त करती हूँ। इसके लिए धन्यवाद।